आई नो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा नुआंस में जाके बातों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़े। सो आज हम मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन द सोसाइटी। देन हम डिस्कस करेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। देन हम बात करेंगे अबाउट टेकिंग ऑफेंस। उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे एक बहुत बड़े यूट्यूबर के वीडियो के ऊपर। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं उसके वीडियोस प्ले करूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वो लोगों को स्ट्राइक्स दे रहा है। और लास्टली मैं अपने कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा और थोड़ा सा रैंट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोसाइटी। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हमें एक चीज को समझना होगा, दैट इज गिल्ट। मेरा नेक्स्ट वीडियो डॉस्टोयेव्स्की और गिल्ट के ऊपर है। गिल्ट एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई दूर भागता है, और गिल्ट आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो कोई नहीं लेना चाहता। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं कि जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा बोझ होता है, और हर किसी को ये बोझ उठाना चाहिए। मतलब अगर तुमने कोई बात कही है तो तुम्हें उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। सो अगर कोई इंसान कोई बात बोल रहा है तो उस बात के लिए वो इंसान अकाउंटेबल है, क्योंकि उसने की गई बात का समाज के ऊपर असर होता है, लोगों के ऊपर असर होता है। और अगर उस व्यक्ति की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है तो उसे बोलते वक्त और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज तुम्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। दैट इज फॉर अ रीजन। तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मिलियंस ऑफ लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। जो भी बच्चे तुम्हें देख रहे हैं वो तुम्हें फॉलो करते हैं, वो तुम्हारी एक्शंस को फॉलो करते हैं। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब मैं कॉलेज में था तब आई वाज ह्यूज फैन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार सीएम पंक, और उस टाइम पे सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा सुपरस्टार था। ही वाज चैंपियन फॉर 434 डेज, और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ही वाज स्ट्रेट एज। मतलब वो किसी तरीके का नशा नहीं करता था, चाहे वो ड्रग्स हो, टोबैको हो, अल्कोहल हो। I was different than everybody when I was growing up because I didn't drink or smoke or party or, follow what everybody else did. अब मैं खुद को बहुत ज्यादा महान नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितना अच्छा हूँ लाइक भैया, लेकिन उस वक्त मैं बहुत सारे महफिलों में बैठा। मुझे बहुत टाइम फोर्स किया गया कि भाई एक पेग एक कश मार ले, लेकिन चाहे टोबैको हो या अल्कोहल हो, मैंने कभी भी उस चीज को हाथ नहीं लगाया। एंड द ओनली रीजन फॉर दिस वाज सीएम पंक। और मैंने तब किसी को जज भी नहीं किया, क्योंकि अगर तुम सबको छी छी करने लग जाओ तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा। बट ये बताने के पीछे मेरा पॉइंट ये है कि एक प्रो रेसलर ने एक 19-20 साल के लड़के को इतना इन्फ्लुएंस किया कि उसने उसे कन्फॉर्मिस्ट बनने से रोका। और टीनेज ईयर्स ऐसी वल्नरेबल ईयर्स होती है जहां तुम पीयर प्रेशर में आके गलत स्टेप्स उठा सकते हो। ये तो हुआ इन्फ्लुएंस का पॉजिटिव एग्जांपल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ के किसी को गाली बक रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस होकर दूसरा बंदा उसी को कॉपी करने की कोशिश करेगा और वो गाड़ी में बैठ के किसी को आर थ्रेट देगा। ये निगेटिव इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है। अब हम आते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर, और हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट, जब समय रैना ने रेबल किड को प्राजक्ता कोहली से कंपेयर किया तो उसका इस पे रिस्पॉन्स ये था कि वो तुम्हें मुंह पे बीकेएल नहीं बोलती। And we also have Prajakta Kohli from Misho. प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह थोड़ी बोलती है। नाउ शी इज कंपेयरिंग अ क्रिएटर जो हफ्ते के 3 वीडियोस डालती थी, जिसने एक्टिंग की, शॉर्ट फिल्म बनाई, वो ओटीटी पे गई। इन सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स को वो कंपेयर कर रही है बीकेएल बोलने से। इससे क्या मैसेज जा रहा है? तुम जिंदगी में कितना भी उखाड़ लो, बट द कूल थिंग इज गाली देना। वैसे ही चेंज की बात करके तुम किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उस पे लाइन मार रहे हो, और ये हो रहा है उसके बीवी के सामने। अगर ये चीज किसी लड़के ने की होती वो सीधा जेल चला जाता। एंड दिस इज नॉट द वीमेन एम्पावरमेंट वी वांट। उस शो में ये और इसके साथ कई और चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के डीएम में जाके गाली लिखो, तुम उसे थ्रेट दो, तुम किसी के फैमिली को गाली बको। गाली देना हमारे संस्कृति में नहीं है, ये बोल के लोगों के डीएम में गाली दे रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि ये तो मेंबर्स ओनली एपिसोड था, तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। यस, इट वाज अ मेंबर्स ओनली एपिसोड, लेकिन उसके क्लिप्स लेफ्ट राइट सेंटर वायरल हो रहे थे। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, तुम कोई सा भी प्लेटफॉर्म ओपन करो, तुम्हें रील्स में या शॉर्ट्स में उस शो की क्लिप्स दिख जाती थी, और इन्हीं क्लिप्स के वायरल जाने की वजह से मेंबरशिप्स बढ़ती थी। अब मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं किसी के भी पैसा कमाने के खिलाफ नहीं हूं। सो अगर तुम्हारी ये टैक्टिक्स है पैसा कमाने की या मेंबरशिप बढ़ाने की, इट्स योर चॉइस। अगर किसी आर्टिस्ट को उसके आर्ट के लिए मॉनिटरी फायदा हो रहा है तो आई एम हैप्पी। वैसे भी इंडिया में कॉमिक्स कहाँ पैसा कमा पा रहे हैं। अब समय इज अ ग्रेट कॉमेडियन। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, टाइमिंग, डिलीवरी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। लेकिन उस शो में जो चीजें हो रही थी वो थोड़ी ज्यादा हो रही थी। गेस्ट्स के द्वारा कॉमेडी के नाम पे किसी को भी गाली बकी जा रही थी। दीपक कलाल जैसे लोग, जो कंटेस्टेंट ऑलरेडी डिप्रेशन में है, उसको गाली बक रहे थे, उसका बार बार इंसल्ट कर रहे थे, जबकि उस लड़के ने स्पेसिफिकली बोला था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरे साथ ये चीजें मत करो। बट फिर भी वो चीजें बार बार करी गई।
दिस इज आउटराइट बुलिंग। डैंक बनने के चक्कर में उस शो में कोई भी कुछ भी माइंडलेसली बोल रहा था, क्योंकि उस शो का फॉर्मेट और इन्वायरमेंट ही ऐसा था। और ऐसे ही कूल बनने के चक्कर में रणवीर कुछ स्टूपिड चीज बोल गया। भाई वो पहले से नर्वस था। क्या हो गया इन दोनों को भाई? बच्चे जैसे स्कूल में फनी बनने के लिए किसी जोक बुक से एक जोक रट के आते हैं, वैसे ही रणवीर ने कोई 10 साल पुरानी क्लिप देखी और वो उस क्लिप का जोक रट के आ गया, जो कि जोक भी नहीं था। और लेट एंड में जाके बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के उसने वो बात बोल दी, एंड दैट वाज इट। यहाँ पे एक बंदा जो कॉमेडी शो में कूल बनने की कोशिश कर रहा था, वो गलत ट्रैक पे चला गया। रणवीर स्टेटमेंट वाज जस्ट अ बैड ह्यूमर। अब लोग बोल रहे हैं कि वो खुद को स्पिरिचुअल दिखाता है और उसकी इतनी गंदी सोच है, ब्ला ब्ला। अब मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता है कि वो रियल लाइफ में कितना स्पिरिचुअल है, बट लेटेंट पे उसने जो किया वो ओरिजिनल नहीं था, दैट्स फॉर श्योर। तो अब सवाल आता है कि क्या किसी के स्टूपिडिटी के लिए किसी को कैंसिल कर देना चाहिए? सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसिल कल्चर एंड टेकिंग ऑफेंस। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोई किसी चीज से ऑफेंड होता है तो वो चीज उसने खुद नहीं सोची होती। कोई उसे जाके बताता है कि तुम्हें इस चीज के ऊपर ऑफेंस लेना है। अगर कोई तुम्हें आके ये नहीं बोलता कि तुम्हें इस चीज पे ऑफेंड होना है, तो शायद तुम इस चीज पे इतना आउटरेज भी नहीं करते। और साइकोलॉजिकली एंगर, फ्रस्ट्रेशन, किसी चीज पे ऑफेंस लेना, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसीज होती है। अब ये सुनने में तुम्हें काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन गुस्सा करने से या फ्रस्ट्रेट होने से तुम्हें एक प्रकार की शांति मिलती है। 1963 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जहां पे लोगों की ओपन ब्रेन सर्जरीज की गई और इलेक्ट्रोड से उनकी ब्रेन की एक्टिविटीज ट्रैक की जा रही थी। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने उनको एक चॉइस दी। साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग बटन्स दिए जो कि दिमाग के अलग अलग इमोशंस को ट्रिगर करते थे। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, कंपैशन, लव एक्सेट्रा। इसमें मेजोरिटी ऑफ लोगों ने एंगर और फ्रस्ट्रेशन को चुना और कई लोगों ने सैकड़ों बार वो बटन दबाया, जबकि वो लव, हैप्पीनेस, कंपैशन और कामनेस को भी चूज कर सकते थे। अगर तुम किसी बात से ऑफेंड हो रहे हो तो तुम्हारा ऑफेंस कभी कम नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या वो थोड़ा बढ़ सकता है। जहां पे ऑफेंस लेने के लिए शुरुआत में तुम्हें बहुत बड़ी चीज की जरूरत होती है, लेकिन जैसे वक्त बीतता जाता है तुम छोटी सी छोटी चीज के ऊपर ऑफेंस लेना चालू कर देते हो। डजंट मैटर कि कोई क्या स्टेटमेंट कर रहा है, उस बात पे कोई ना कोई तो ऑफेंस लेगा। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि सोचने के लिए तुम्हें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. अब ये बाउंड्री कौन तय करेगा कि कितने लोगों के ऑफेंस होने से तुम्हें वो बात नहीं कहनी या चुप रहना है या किसी को कैंसिल कर देना है? ऑफेंस लेना एक सब्जेक्टिव, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड चीज होती है। अगर कोई इंसान ऑफेंस होकर किसी को कैंसिल करने की डिमांड करता है तो वो चीज आ रही होती है फ्रॉम सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड देयर फ्रेजाइल ईगो, क्योंकि तुम किसी की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज किसी ने जो चीज बोली वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, या तुम्हें किसी का डाउनफॉल देखने में मजा आ रहा है। कई बार कुछ चीजें सुन के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में जो गंद पड़ी होती है वो उन चीजों से बाहर आने लगती है। अब बहुत सारे लोग इस कैंसिल कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद से सोचना नहीं जानते। उन्होंने सोचने का काम दूसरों के ऊपर आउटसोर्स कर दिया है। तुम्हें इस चीज से ऑफेंड होना है, ये चीज भी उन्हें किसी दूसरे ने बताई है। बहुत से लोग सिर्फ इधर उधर पापा ढूंढते हैं। ये तो है लोगों की बात, लेकिन इस चीज के अंदर गवर्नमेंट और लॉ इन्वॉल्व हो गया है। तर्क दिया जा रहा है कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। अब ये कल्चर या संस्कृति एक वेग टर्म है। कल्चर टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जो कल्चर आज है 100 साल पहले वो कल्चर नहीं था, और जो कल्चर 100 साल पहले था, 1000 साल पहले कंप्लीटली अलग कल्चर था। कौन सी चीज कल्चरल है और कौन सी चीज कल्चरल नहीं है, इसका कहीं पे भी कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया। जो चीजें सब्जेक्टिवली किसी इंसान को मॉरली गलत लगती है, वो इंसान समझ रहा है कि वो चीजें लीगली भी गलत है। अब इसकी कई सारी थ्योरीज है। कोई बोल रहा है कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स का षड्यंत्र है, कोई बोल रहा है कि सरकार को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए बिल लाना है। हम इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इन माय ओपिनियन सरकार को लोगों के लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। रणवीर ने जो बोला दैट वाज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन रियलिटी इससे कई ज्यादा बदतर है। अगर बात करनी है तो रियल इश्यूज पे बात करो। अतुल सुभाष को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। पुणे पोर्शा केस में क्या हुआ था? कोलकाता में केस को दबाने की कोशिश हुई। पुणे में और एक ऐसी घटना हुई। इस चीज से हमें एक बात तो पता चल गई कि अगर पुलिस ने ठान ली तो वो चीजें कर सकती है। एंड आई होप कि बाकी भी सारी जो इंपॉर्टेंट केसेस है पुलिस उसको जल्द से जल्द सॉल्व करेगी। और अगर हम रणवीर की बात करें, तुम्हें उसको कॉल आउट करना ही था तो उसके पॉडकास्ट से वो जो सूडो साइंस फैला रहा है उसको तुम कॉल आउट करते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट के लिए उसे
की धमकी दी जा रही है, कोई बोल रहा है उसको फांसी दे दो, तो कोई बोल रहा है उसको साफ कर दो। भाई पहले ये फिक्स कर लो कि तुम हिंदू राष्ट्र चाहते हो या इस्लामिक स्टेट। फ्रेडरिक नीचे ने इस पे एक बहुत डीप बात बोली थी और मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ। You ultimately end up becoming the thing you hate the most. If you stare into the abyss long enough, the abyss stares back at you. अब बात करते हैं भैया के वीडियो पे। सबसे पहले हमेशा की तरह भैया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ और तुम लोग जो गाली देते हैं वो कितने बुरे हैं। ठीक है, मान लेते हैं गाली देने वाला बुरा, गाली ना देने वाला अच्छा। यही चीज हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन भाई ने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया कि गाली देना मतलब समाज में कल्चर को नॉर्मलाइज करना। मैंने इसके वीडियो नोट्स में इस चीज का रेफरेंस ढूंढने की कोशिश की, ना ही मुझे रेफरेंस मिला, ना ही कोई लॉजिक। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हें करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो अगर तुम कोई बात बोल रहे हो तो वो बात तुम्हें जिम्मेदारी के साथ बोलनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो मुझे हिपोक्रिटिकल लगी वो ये कि वो क्लॉकवर्क ऑरेंज को मीनिंगफुल और सेंसिटिव मूवी बताता है, जबकि उस मूवी में एक्सप्लिसिट सीन है। इसने एनिमल को क्रिटिसाइज किया था ये बोल के कि ये मूवी वायलेंट है, और उस वीडियो में उसने वायलेंस के बारे में कई सारी बातें बोली थी। अब मैंने एनिमल तो नहीं देखी, लेकिन क्लॉकवर्क ऑरेंज को देख के मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि इंडिया की सबसे ज्यादा वायलेंट जो फिल्म है, उससे ज्यादा वायलेंस क्लॉकवर्क ऑरेंज में है। अगर हमें भैया के ही स्केल से चीजों को नापना हो, अगर वायलेंस है तो मूवी बुरी है, अगर कोई गालियां दे रहा है तो बुरा आदमी है, तो क्लॉकवर्क ऑरेंज जैसी मूवीज इसमें सबसे निचले पायदान पे आएगी। अब मैं यहाँ पे क्लॉकवर्क ऑरेंज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो तुम्हें यूट्यूबर्स के द्वारा परोसी जाती है। क्योंकि उसी वीडियो में उसने फिलोसोफर कम स्टैंड अप कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्होंने अपने एक सेट में आर वर्ड का इस्तेमाल किया था। आई एम श्योर कि उसको ना पता होगा कि जॉर्ज कार्लिन कौन थे, ना उसने कोई जॉर्ज कार्लिन का स्टैंड अप देखा होगा, ना ही उसने क्लॉकवर्क ऑरेंज देखी होगी। विच मेक्स मी थिंक क्या लेफ्ट वाले सभी लोग ऐसे ही माइंडलेसली दूसरों ने लिखी हुई स्क्रिप्टों को पढ़ रहे हैं। कॉमेडी के कई सारे जॉनरास होते हैं, स्लैपस्टिक ह्यूमर, डार्क, सटायर, पैरोडी, सिचुएशनल, इम्प्रोव, क्राउड वर्क, अब्सर्ड, स्केच कॉमेडी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब कॉमेडी में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जस्ट लाइक आवर कंट्री, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन तुम बोल रहे हो कि कॉमेडियंस को सिर्फ एक टाइप की कॉमेडी करनी चाहिए, दैट इज उनको सिर्फ सोशल इश्यूज को उठाना चाहिए। ब्रो, जब कोई डार्क कॉमेडी कर रहा होता है तब क्या होता है, तुम्हारे अंदर जो चीजें दबी पड़ी है, जो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, जिसको कालयुग शैडो बोलते हैं, उस पार्ट से तुम रूबरू होते हो। वो बात तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि उस चीज का एम ही यही है। तुम ये नहीं बोल सकती कि अगर कोई कॉमेडियन क्रांतिकारी कॉमेडी नहीं कर रहा तो फिर वो निचले पायदान पे आएगा। आई डोंट थिंक कॉमेडी सर्कल में भी ऐसा कुछ ऊंच नीच माना जाता होगा कि कुणाल कामरा और मानिक महाना जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएगा। कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की कॉमेडी देखना पसंद होता है। हो सकता है कुछ लोगों को क्रांतिकारी कॉमेडी देखना पसंद हो, कुछ लोगों को स्लैपस्टिक कॉमेडी पसंद हो सकती है लाइक चार्ली चैपलिन, कुछ लोगों को डार्क कॉमेडी पसंद हो सकती है, कुछ लोगों को क्राउड वर्क पसंद हो सकता है। सो ये लोगों की सब्जेक्टिव चॉइस है कि उनको कौन सी कॉमेडी देखनी है। तुम ये नहीं बोल सकती कि अगर मैं पॉलिटिकल हूँ, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो बाकी सारे लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए, चाहे वो कॉमेडियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो, सभी लोगों को क्रांतिकारी बनना चाहिए। ये तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से। कॉमेडी लोग सिर्फ अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए देखते हैं, उसमें तो अपना पॉलिटिकल करेक्टनेस मत घुसाओ। चाहे तुम अच्छे हो, चाहे तुम क्रांतिकारी हो, तुम्हारे वजह से बजट चेंज हुआ है और महाराष्ट्र और दिल्ली के इलेक्शन। और रही बात क्लीन कॉमिक्स की, लोग क्लीन कॉमिक्स को इसलिए नहीं देखते कि वो क्लीन है, लोग उनको इसलिए देखते हैं क्योंकि वो फनी है। तुम किसी कॉमेडियन को इस बात पे जज नहीं कर सकते कि वो गाली देता है या नहीं देता। तुम्हें अगर कॉमेडियन को जज ही करना है तो इस बात पे जज करो कि क्या वो फनी है या नहीं है। और ह्यूमर इज अ सब्जेक्टिव थिंग। जो बात तुम्हें फनी लग रही है, अपने 50 पॉलिटिकल करेक्टनेस के फिल्टर साइड करके, हो सकता है वो बात दूसरों को फनी ना लगे या वहीं से वर्षा, तो तुम उस कॉमिक को देखते हो जो तुम्हें पसंद होता है। दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज फ्री मार्केट। सो नाउ लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट पंचिंग अप एंड पंचिंग डाउन। अगर कोई फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, किसी का हाथ नहीं है, और अगर तुम उस व्यक्ति का मजाक बना रहे हो उसकी कमजोरियों को पकड़ के, तो ये टुच्ची और घिनौनी हरकत है। तुम ये बताना चाह रहे हो कि आई एम बेटर देन यू क्योंकि मेरे पास आंखें हैं और तुम्हारे पास नहीं है, और ये एक इनह्यूमन चीज है। कई बार हमारे सोसाइटी में जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके प्रति एक स्टिग्मा होता है। जब भी हम किसी फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसको अस वर्सेस देम की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर तुम्हें कोई ब्लाइंड पर्सन दिखता है तो तुम उस व्यक्ति के साथ रिस्पेक्टफुली बात करोगे, लेकिन हो सकता है कि तुम उसे एक एलियन की तरह देखो। हो सकता है कि तुम्हारा किसी हैंडीकैप व्यक्ति से पाला पड़ जाए, तुम उसे बस में या फिर ट्रेन में बैठने के लिए जगह कर दोगे, तुम उसे हेल्प करोगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तुम उस व्यक्ति को देखोगे कि ये हमारे बीच का व्यक्ति नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से तुम 4-5 लोग ग्रुप में बैठे हो और ग्रुप में हंसी मजाक चल रहा है और उसी ग्रुप में एक हैंडीकैप व्यक्ति भी है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम उस हैंडीकैप व्यक्ति पे कोई जोक नहीं मारोगे। यहाँ पे जो डिसेबिलिटी पे जो जोक होता है मैं
उसकी बात नहीं कर रहा। तुम अपने नॉर्मल दोस्तों से बात करते वक्त जिस लैंग्वेज का यूज करते हो, जिन वर्ड्स का यूज करते हो, उन वर्ड्स का इस्तेमाल तुम उस डिसेबल्ड व्यक्ति से बात करते वक्त नहीं करोगे। तुमने अपने दोस्त को बोल दिया तू तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम अपने हैंडीकैप व्यक्ति को चिया नहीं बोलोगे। अब तुम्हें गाली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, गाली देने वाला बुरा होता है, अच्छा होता है, चीची होती है गाली, ये सारी बातें एक बार साइड में रखो। यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोंडे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और अगर तुम उस डिसेबल्ड व्यक्ति ने जो भी कहा उसके साथ अग्री कर रहे हो, उसके साथ सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हो, तो कुछ ही मिनटों में वो व्यक्ति एलियनेटेड फील करने लगेगा। अगेन, आई एम नॉट मार्क्सिस्ट, आई एम नॉट लेफ्टिस्ट, लेकिन कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन के बारे में बात की है एंड ही वाज राइट ऑन। ऑफ कोर्स वो अलग कॉन्टेक्स्ट में थी, बट एलियनेशन मतलब तुम आउट ग्रुप फील करते हो। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बाकी 3 लोगों से ये बंदा जिस तरीके से बात कर रहा है वो उस तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वहां पे तुम्हारा रिस्पेक्ट कुछ काम का नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम उस दिव्यांग बंदे को ऐसा फील कराओ कि तुम हम में से एक हो। उसके साथ तुम्हारा जो बर्ताव है वो ऐसा ही रखो जैसे तुम बाकी लोगों के साथ बिहेव करते हो। इसे पंचिंग नाम नहीं कहते। अगर तुम ऐसा करने लग जाओ तो डिसेबल्ड व्यक्तियों के बारे में सोसाइटी में जो स्टिग्मा है वो कम होगा। एंड इन माय ओपिनियन लेटेंट यही चीज कर रहा था। What do you think, like when a Divyang comes to our show, should we make fun of them or should we not make fun of them? Because I believe that we should treat everyone equally. देखो, अगर वो आपके शो पे आ रहे हैं, आई फील दे नो व्हाट आर दे कमिंग फ्रॉम, सो आई डोंट थिंक कि इट इज रॉन्ग फॉर यू फॉर मेकिंग फन ऑफ देम। अगर इतना ये बात है तो इंडियाज गॉट लेटेंट के बदले टैलेंट पर चले जाओ। Let's fucking go. हाँ जी, Let's go, भाई. समय और बाकी सारे जजेस ने किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति को या किसी ब्लाइंड व्यक्ति को ऐसा महसूस नहीं कराया कि वो हमसे अलग है। लेटेंट पे भव्यशा जैसे ब्लाइंड लोग आए और वो किल करके गए, और भव्यशा के बाद और एक ब्लाइंड कॉमेडियन आया और वो भी किल करके गया। हमें ये बात समझने की जरूरत है, अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो इट्स जस्ट अ कंडीशन। वो लोग हम में से ही एक है। हम जैसे नॉर्मली हमारे दोस्तों से बात करते हैं, हमें उनसे वैसे ही बात करनी चाहिए, बिकॉज वो लोग हमारे ही जैसे नॉर्मल लोग हैं विथ वन लेस फंक्शन। उनमें हमारे ही तरह खामियां और खूबियां है। समय ने एक बार बोला था, मेरा एक दोस्त था व्हीलचेयर पे था, प्रणव, ठीक है, पर कई बार उसको प्रेशर आता था जोर से, तो वो एक माउंटेन ड्यू की बोतल लेता था, उसमें मुंह देता था वो, और वो था जो बंदा, ठीक है, भले व्हीलचेयर पे था वो दोस्तों को बोलता था ये पिएगा माउंटेन ड्यू लाया हो। यूजुअली तुम कोई किसी को व्हीलचेयर पे देखो, अपना भी रिस्पेक्ट आ रही है, अरे सर प्लीज प्लीज गो, लेकिन क्या पता वो भी हो। अब बात करते हैं बॉयकॉट की। भाई ने क्लियरली बॉयकॉट को सपोर्ट किया है, बट एट द सेम टाइम वो बोल रहा है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। नाउ आई एग्री विद द सेकंड बिट कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज कितनी सही है कि कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि इस चीज का बॉयकॉट कर दो। अगर उस चीज पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो गवर्नमेंट तुम्हारा पापा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे तुम वही काम दूसरी तरीके से अनऑफिशियल तरीके से करने की बात कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज टू एजुकेट पीपल। तुम्हें लोगों को सिखाना चाहिए, तुम्हें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। चीजों को बॉयकॉट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो सोशल मीडिया पे जाओ, कमेंट करो, पोस्ट करो, तुम उस पे रिएक्शन वीडियोस बना सकते हो, लेकिन लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है इसलिए तुम भी ये चीज मत देखो, ये तो सही नहीं है। भाई के वीडियो को अगर समराइज करना हो तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि मैं कितना अच्छा हूं क्योंकि मैं गाली नहीं देता। यार मैं गाली नहीं देता इसलिए बाकियों ने भी गाली नहीं देनी चाहिए, और समय अगर गाली दे रहा है तो इज अ बैड गाय। बॉयकॉट करना ठीक है लेकिन बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूं। अब रणवीर और समय के बारे में तो उसने बात कर ली, लेकिन रेबल किड का उसने नाम तक नहीं लिया क्योंकि फेमिनिज्म। एंड इन माय ओपिनियन ब्रो इज नॉट लिबरल, ही जस्ट कंजर्वेटिव फ्रॉम लेफ्ट। And finally, let's talk about the most important point, that is freedom of speech. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)A हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है ताकि तुम अपनी बातें खुल के दुनिया के सामने रख सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो 19(2) में लिस्ट की गई है, और वो रेस्ट्रिक्शंस है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब ये इल डिफाइंड टर्म्स है। डिसेंसी और मॉरलिटी क्या होती है, इस चीज का अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले बात की, अगर तुम कोई चीज बोल रहे हो तो वो चीज किसी ना किसी को तो ऑफेंड करने वाली है। सो इनमें कई सारे लूप होल्स है, और इन्हीं लूप होल्स को निकाल के सरकार कई बार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है लाइक यूएस है। ना ही हमारे देश में ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पे तुम किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट मीम डाल दो और तुम्हें अरेस्ट हो जाए, लाइक वेस्ट बंगाल, लाइक नॉर्थ कोरिया, जहां तुम सरकार और अथॉरिटीज के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। इंडिया इन दोनों
एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं लाया करता है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस थिंग, क्योंकि यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की ऑडियंस जितनी मैच्योर्ड है, हमारी इंडियन ऑडियंस उतनी मैच्योर्ड नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया के लिए कंपैरेटिवली एक नया जॉनरा है। ये हार्डली 10 से 15 साल पुराना है, लेकिन यूएस जैसे डेवलप कंट्री में ये कई साल से चलता आ रहा है। और फिर भी 21 जुलाई 1972 को फिलोसोफर कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन, जिनकी हमने पहले बात की, उनको अरेस्ट कर लिया गया था उनके एक सेट के लिए जिसका नाम था 7 वर्ड्स यू कैन नेवर से ऑन टेलीविजन। उस वक्त भी स्टैंड अप कॉमेडी को स्टार्ट हुए यूएस में बहुत टाइम हो चुका था, बट स्टिल कार्लिन को एक जोक के लिए अरेस्ट किया गया था। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडियन कॉमिक सीन की बात करें तो वो बहुत नया है। और डार्क कॉमेडी की तुम बात ही छोड़ दो, हम अभी कलेक्टिवली उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पे हम डार्क कॉमेडी को डाइजेस्ट कर सके। जब समय रैना कॉमेडी करता है तो स्टेज पे जो होता है दैट इज एन अल्टर ईगो, वहां पे वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। समय या फिर और भी दूसरे कॉमेडियंस जो स्टेज पे बातें बोलते हैं, दे आर जस्ट जोक्स। वो ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो बातें लोगों को फनी लगती है, बट इसके साथ साथ हमें वो बातें रियल भी लगती है। परसों तक मुझे खुद ये बात नहीं पता थी इस समय रैना के नाना जिंदा है। मैं ऐसा आदमी नहीं। I like to break the facade for you. हम सब जो है ना, we write jokes to make you laugh. कोई मतलब नहीं इन jokes। ये झूठी बात है, ये गेम है, ये चीट कोड्स है। हाँ, नाना जिंदा है मेरा। तो जिन लोगों को ये कॉमेडी पसंद आती है, जो लोग इस कॉमेडी को डाइजेस्ट कर पाते हैं, गुड फॉर देम। लेकिन ये चीज सबके लिए नहीं है। तुम इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक फूड। जहाँ कहीं किसी को दूध पसंद होता है, वही दूसरे इंसान को दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, वो नहीं पचा पाता दूध को। तो जब तक तुम ये चीज 200 लोगों के बीच कर रहे हो, तुम ये चीज अपने डाई हार्ड फैंस के बीच में कर रहे हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ये चीज 4 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है। और जब तुम्हें इतने सारे लोग देख रहे हो, तुम्हें अपने बातों पे फिल्टर्स ऐड करने चाहिए। और ये फिल्टर्स इसलिए नहीं लगाने क्योंकि गाली देना बुरा होता है, या फिर कोई बोल रहा है कि क्लीन कॉमेडी ही अच्छी कॉमेडी होती है, या सबको क्रांतिकारी कॉमेडियन बनना है। नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं सेंसर करना क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, या फिर यूट्यूब डिमोनेटाइज हो जाएगा। तुम्हें सेल्फ सेंसरशिप की जरूरत इसलिए है क्योंकि जितना तुम समझ रहे हो, लोग उतने सेंसिबल नहीं है। और ये चीज लेटेंट पे भी की जा सकती थी। फर्स्ट थिंग जो तुम कर सकते थे, तुम उन जोक्स को एडिट कर सकते थे। एंड सेकेंडली, तुम एक चीज कर सकते थे, गेस्ट को बुलाते समय तुम सिर्फ कॉमेडियंस को सिलेक्ट कर सकते थे, ताकि कूल बनने के चक्कर में वो माइंडलेसली गालियां ना बके। उनमें सेंस हो कि कहाँ पे कौन सी बात बोलनी चाहिए। सो दिस वाज माय टेक ऑन द कंट्रोवर्सी ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।